वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु इतनी काली नहीं है जितनी कि मानव द्वारा अपने अंदर विकसित की हुई काली मनोवृत्तियां, चाहे हम उन्हें काली नीयत कहें, चाहे उन्हें काली करतूतें कहें, चाहे काले कानून कहें या काली क्रूरताएं कहें। जी हाँ, यही कारण है कि सुंदर विहंगम नीला समुद्र भी जब उस पर ब्रिटिशर्स की काली दृष्टि पड़ी, उनकी काली करतूतें जब वहाँ घटित हुई, तो वह संपूर्ण सुंदर नीला समुद्री जल भी काला पानी हो गया। अमानवीय यातनाओं का एक ऐसा केंद्र जिनकी कल्पनाएं तक करना नामुमकिन है। सिहरन और रोंगटे खड़े होना एक आम मनोवृत्ति है यदि हम काला पानी की दर्दनाक यातनाओं, काला पानी की उन दर्दनाक जेलों, उस काला पानी की अमानवीय सजा की बात करें। कहाँ से बात स्टार्ट करूं, कहाँ से बात प्रारंभ करूं? सिर्फ एक आदेश हुआ है, उस आदेश की अनुपालना करनी है, वरना एक ऐसा विषय जिसे छेड़ना अर्थात सागर भर दर्द को नापना है, आकाश भर पीड़ा को देखना है। 1857 का गदर भारतीय इतिहास में बहुत सारी परिवर्तनशील चीजें लेकर आया। अंग्रेजों को अब लगने लग गया कि भारतीय आज़ादी के लिए व्याकुल हैं। यदि अब ठोस उपाय नहीं किए गए तो निश्चित ही भारतीय साम्राज्य में टिके रहना उनके लिए नामुमकिन हो चलेगा। यही कारण था कि गदर जैसे किसी भी विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो। अतः अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद में से साम दाम और भेद की नीति को त्याग दिया। सिर्फ एवं सिर्फ दंड विधान ही उन्होंने प्राथमिक रूप से विकसित किया, ताकि आने वाले दिनों में 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं हो। एक ब्रिटिश विचारक था, रेजिनॉल्ड क्रेडॉक। ब्रिटिशर्स उसे विचारक कहते थे, लेकिन मेरी नज़र में कपटी, क्रूर, दुष्ट या इससे भी विभत्स एवं भद्दी शब्दावली उसके लिए प्रयुक्त की जाए तो कम नहीं होगा। उसने एक सिद्धांत दिया, सेप्टिक टैंक एवं निरापद हिरासत का सिद्धांत। उसकी अवधारणा यह कहती थी कि यदि भारतीय समाज से प्रगतिशील विचारों को रोकना है तो हमें कोई ऐसा सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा जिसमें वो विचार दफन कर दिए जाएं, ताकि उसमें से वो विचार निकल ही नहीं पाए। और सेप्टिक टैंक की अवधारणा में ही विकसित हुई वह अवधारणा जिसने सेलुलर जेल को निर्मित किया, अर्थात सेलुलर जेल ऐसा सेप्टिक टैंक जहां हमारे क्रांतिकारियों को यदि एक बार लाया जाए, उनके विचार वहीं दफन हो जाए, वो निकल ही नहीं पाए। निरापद हिरासत अर्थात ऐसी हिरासत जहां से निकलना नामुमकिन हो, ऐसी अमानवीय यातनाएं जहां तमाम प्रगतिशील विचार दम तोड़ दें। किंतु ये भारत था। ऐसे सिद्धांतों का ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि क्रूरता के चरम पर थे औपनिवेशिक दौर में, इन्होंने जहाँ जहाँ भी इनकी औपनिवेशिक बस्तियाँ थी वहाँ वहाँ उन्होंने ऐसे विचारों को व्यवहारिक रूप से लाने के प्रयास किए। असंख्य दंडी बस्तियाँ बनाई। उनमें से एक थी भारतीय अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर स्थित काला पानी की सजा की अवधारणा। अभी मैं इसे अवधारणा कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काला पानी के इतिहास से हम और अधिक निकट रूप से परिचित होते जाएंगे। प्रारंभ में जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ, 200 विद्रोह के गदर के 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर 10 मार्च
1858 को सर्वप्रथम अंडमान निकोबार भेजा गया। यहीं से प्रारंभ हुआ उस अवधारणा का जिसने आगे चलकर काला पानी के रूप में परिवर्तन लिया। प्रारंभ में इन्हें खुले रूप से रखा जाता था, अतः जिन स्थानों पर वह रहते थे उन्हें दंडी बस्ती नाम दिया गया एवं दंडी बस्ती में रहने वाले इन कैदियों को नाम दिया गया दामिली। इस प्रकार यह ऐसी अवधारणा थी क्योंकि उस दौर में समुंदर पार कर लेना ही हिंदू धर्म में एक ऐसी सजा होती थी जिसे हम देश निकाला कह सकते हैं, धर्म से निकाला कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना, समुद्र यात्रा वर्जित थी। यदि समुद्र यात्रा कर कर कोई वापस लौटता था तो उसे धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था, समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। यह सजा किसी भी स्तर पर मृत्यु दंड से भी ज़्यादा खतरनाक एवं घातक होती थी। अंग्रेजों ने अपनी कुंठाओं में उन्हीं चालों को चला कि किस प्रकार धार्मिक रीति रिवाज का सहारा लेकर भारतीयों को इस हद तक की सजा दी जाए ताकि वह शारीरिक रूप से तो नहीं, शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाए। अतः एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर कैदियों को भेजने का एक अवधारणा उन्होंने विकसित की, जो क्योंकि उस दौर में ऐसा स्थान समुद्र पार जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र के दायरे में भी था, वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 20वीं सदी के प्रारंभ तक भी यहाँ पर जघन्य अपराध के सैनिकों को, कैदियों को लाया जाता था। ऐसे कैदी जिनका मृत्युदंड क्षमा कर दिया गया है, आजीवन कारावास दे दिया गया है, अथवा ऐसे कैदी जिन्हें सिर्फ आजीवन कारावास ही दिया गया है लेकिन उन्हें कठोरतम सजा दी जानी होती थी। लेकिन 20वीं सदी के पूर्वार्ध से ही राष्ट्रवादी और हमारे क्रांतिकारियों को भी इन जेलों में भेजा जाना प्रारंभ कर दिया गया। अब आमूलचूल परिवर्तन हुए वहाँ के माहौल में, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी मानसिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ थे, उन्हें राजनीतिक अनुभव भी थे, क्रांति के अनुभव भी थे, विरोध के अनुभव भी थे। अतः उन्होंने प्रतिरोध का एक ऐसा प्रारूप विकसित कर दिया जिसने संपूर्ण विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि इतनी अमानवीय यातनाएं सहन करने के बाद भी सत्याग्रह एवं आंदोलन एवं अनशन जैसी चीजें विरोध स्वरूप हो सकती है। पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ भी दंडी बस्तियाँ थी, जहाँ जहाँ भी सेल्युलर जेलें थी, वहाँ पर कैदी घुटने टेक देते थे, बदहवास हो जाते थे, मानसिक रूप से वह बिल्कुल विकृत स्थिति में आ जाते थे। लेकिन यहाँ उल्टा था, जैसे जैसे हमारे क्रांतिकारियों के अंदर अमानवीय यातनाएं देकर क्रांति की अग्नि को वो भड़काने के प्रयास करते थे, वैसे वैसे हमारे क्रांतिकारी आंतरिक रूप से और अधिक सशक्त रहते थे। किस किस क्रांतिकारी का नाम लूँ? आज सिर्फ हम चर्चा करेंगे काला पानी के सतही तौर पर काला पानी की सजा के बारे में। इस प्रकार अब जो प्रारंभिक रूप में यह दांडी बस्ती थी, इन दांडी बस्तियों में भी अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि कैदी आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में इनसे जंगल साफ करवाए जाते थे, भवन निर्माण करवाए जाते थे और श्रम के कार्य कराए जाते थे। लेकिन जहाँ भी सजा, जहाँ भी जेल की अवधारणा कभी भी किसी भी दौर में रही, वहाँ यह रही कि कैदियों को किस प्रकार उनमें विकास करवाया जाए, किस प्रकार उनमें मानवीय गुण भरे जाएं ताकि आगे चलकर वो अपराध न करें। लेकिन अंग्रेजों के लिए सिर्फ एवं सिर्फ सजा का प्रावधान हमारे क्रांतिकारियों को अमानवीय यातना देने के लिए था, उनसे बदला निकालने के लिए था, ताकि वह क्रांति की गतिविधियां कल्पना में भी नहीं सोच सकें। अतः एक आवश्यकता महसूस हुई अंग्रेजों को कि एक ऐसी सुदृढ़ जेल का निर्माण करवाया जाए जहां से ये कैदी न तो बाहर निकल सकें,
न ही ये कैदी आपस में एक दूसरे से मिलकर अपनी विचारधारा का आदान प्रदान कर सकें। देखिए, पूरे विश्व पर अपना डंका स्थापित करने वाले अंग्रेज अंदर से कितने खोखले थे, कितने भयभीत थे हमारे क्रांतिकारियों के प्रति। अतः 1896 से लेकर 1906 तक, 1896 में ये एक प्रारूप तैयार किया गया एवं इस प्रकार 1906 में एक ऐसी जेल का निर्माण हुआ जो कि 694 कोठरियाँ लिए हुए थी, आकार में ऑक्टोपस का निर्माण की, जिस तरह से ऑक्टोपस होता है, या हम साइकिल के पहिए से तुलना कर सकते हैं। बीच की धुरी जहाँ पर वो कक्ष था जहाँ से तमाम कोठरियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था, एवं शाखाओं के रूप में जैसे ऑक्टोपस की शाखाएं होती हैं या साइकिल के पहिए की जो तीलियां होती हैं, उस तरह से विभिन्न 7 शाखाओं का निर्माण किया गया एवं केंद्र की धुरी को एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया एवं आसपास का 3 मंजिला 3 तलों पर छोटी छोटी असंख्य कोठरियां बनाई गई, जिनकी संख्या 694 थी। कोठरियां किस प्रकार की थी? आगे दरवाजा होता था, छोटी सी इतनी सी कोठरियां जहां पर बमुश्किल एक व्यक्ति आ सकता हो। आगे दीवार के 3 फीट ऊपर एक रोशनदान। कोठरियां भी इस तरह से बनाई गई थी कि बमुश्किल से सिर्फ एक ही कैदी उस कोठरी में रह पाए। आगे सलाखेनुमा दरवाजा और पीछे दीवार पर 3 मीटर ऊपर एक छोटा सा रोशनदान। पूरी कोठरियां लगभग अंधेरे में गुप्त होती थी। अंधेरे की वजह से ही सीलन, बदबू, अजीब प्रकार के जीव, यहाँ तक कि बिच्छू भी होते थे, जिनसे कैदी जितने भी होते थे अधिकांश समय वह बीमार ही रहते थे। लेकिन फिर भी अमानवीय यातनाएं इतनी, आप कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल जहाँ पर 694 कोठरियाँ हो कैदियों के लिए, इतने सारे कैदियों के लिए एक भी शौचालय एवं मूत्रालय नहीं था। प्रत्येक कैदी को कोठरी में 2 अलग अलग पात्र दिए जाते थे, एक पात्र खाने के लिए एवं दूसरा पात्र विसर्जन के लिए। नित्य कैदी को अपने दोनों पात्र साफ करने होते थे। अपनी तमाम क्रियाएं वहीं कोठरी में संपन्न करनी होती थी, थोड़े से पानी में, जिसे उसे पीना भी होता था और नित्य क्रियाओं से संपन्न भी करना पड़ता था। कल्पना से परे अंग्रेज जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, अंग्रेज जो अपने आप को जेंटलमैन की उपाधि देते हैं, निश्चित रूप से भारतीय लोगों ने दिल्ली सल्तनत में क्रूरताएं देखी, मुगलों की क्रूरताएं देखी, लेकिन यह क्रूरता का जो स्तर था, शायद कभी भी भारत के इतिहास में क्रूरता का इतना चरम स्तर कभी भी नहीं छुआ गया था। इस प्रकार दंडी बस्तियां बनाकर हमारे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाए। जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से कैदी भागने का प्रयास भी करेंगे। आप देखिए, इतनी सुदृढ़ जेल में अंग्रेजों ने जेल की दीवार को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों को पूरा विश्वास था यहाँ से कैदी अगर भाग भी जाएगा तो वो जाएगा कहाँ, क्योंकि जेल के बाहर यदि कैदी भागने का प्रयास भी करते थे तो खूंखार जनजातीय लोग होते थे, जहरीली झाड़ियाँ होती थी एवं उनके आगे अगर वो बच निकलने में कामयाब रहे तो अपार जल राशि, जिनमें चलने वाले जहाज़ों एवं नावों पर सिर्फ एवं सिर्फ ब्रिटिशर्स का कब्जा था। एक बार ऐसा हुआ भी सही, 238 कैदी काला पानी की जेल से भागने में सफल रहे। अंततः भटकते भटकते वो पुनः पकड़ लिए गए, क्योंकि भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। अगले ही दिन वोकर, जो कि दुष्ट अधीक्षक था, उसने बाकी भागे हुए कैदियों को फांसी पर चढ़ा दिया। ये थे अंग्रेजों के नियम, ना अदालत ना मुकदमा, सीधे फांसी। इतनी सस्ती थी उन कपटी क्रूर
अंग्रेजों के लिए हमारे क्रांतिकारियों की जान। आज हम पाश्चात्य सभ्यता में रंग कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शायद ही इससे बड़ा अपमान, शायद ही इससे बड़ा हीन विचारधारा दूसरी क्या होगी कि हम उन लोगों का अनुसरण अपना गौरव मानते हैं। निश्चित रूप से मानव जाति में सबसे क्रूर और सबसे असभ्य अगर कोई जाति है वह है अंग्रेज, गोरे। भूख हड़तालें हुई क्योंकि हमारे राजनीतिक परिपक्व कैदी जब वहाँ पहुँचे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काला पानी की सज़ा के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन सीमित वीडियो में ही हमें बात करनी है, अतः ज़्यादा क्या कहें। भाई महावीर का मैं स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने वीरगति प्राप्त की काला पानी की जेलों में। बेचारे कैदी दिन भर उन्हें कोल्हू के बैलों में रगड़ा जाता था। यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो असंख्य कोड़े मारे जाते थे, ठीकठी पर चढ़ाना, ऐसी ऐसी यातनाएं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। पहले से ही यातनाएं में जीवन, उसके ऊपर इतनी भीषण यातनाएं, और ऐसे यातनाओं को सह सह कर जब हमारे क्रांतिकारी अस्वस्थ हो जाते थे, चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते थे, तो वहाँ के चिकित्सक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर देते थे, अर्थात यह तमाम कार्य करने के लिए स्वस्थ हैं। ऐसी अमानवीय यातनाएं। इन परिस्थितियों के बीच में भी सुदृढ़ चट्टानी हौसले देखिए, हमारे कैदी क्रांतिकारी अनशन तक कर देते थे। मैं सोचता हूँ कई बार, जहाँ खाने के लिए सिर्फ एवं सिर्फ कीड़े मकोड़े वाला खाना होता था, भूख तो निश्चित रूप से उनके जीवन का एक हिस्सा होती थी, ऐसी परिस्थितियों में भी अनशन ये सिर्फ हमारे महान क्रांतिकारी ही कर सकते थे। जब भाई महावीर द्वारा अनशन समाप्ति नहीं करूंगा अड़ गए, तब अंग्रेजों द्वारा अमूमन हमारे कई क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने ऐसा किया। नाक में नलची डाली गई, फेफड़े में दूध चला गया, अंततः भाई महावीर की दर्दनाक मृत्यु हुई। और ऐसे हमारे असंख्य क्रांतिकारियों की दर्दनाक मृत्यु हुई काला पानी की जेलों में। जब भी कोई हमारा क्रांतिकारी या कैदी अपने प्राणों का उत्सर्ग करता था काला पानी की सज़ा सहते सहते, वहाँ पर विधिवत रूप से कोई दाह कर्म नहीं होता था। उनके पार्थिव देह पर भारी पत्थर बांध दिया जाता था और उन्हें वहीं समंदर में फेंक दिया जाता था। काला पानी की जेलों के बारे में बात करें और वीर सावरकर के बारे में बात न करें। वीर सावरकर ने भी वही अमानवीय यातनाएं झेली। काला पानी की जेल में रहते हुए उन्होंने अपना 10,000 पृष्ठों का साहित्य लिखा। ऐसी यातनाएं झेलते झेलते उनका कक्ष आज भी भले ही सफ़ेद रंग से पुता हुआ है पोर्ट ब्लेयर में, यदि हम जाकर देखें, लेकिन वह कक्ष हमें गवाही देता है किस प्रकार वीर सावरकर ने कील से, पत्थर से एक एक शब्द, एक एक वाक्य लिखकर 10,000 पृष्ठों का साहित्य तैयार किया। सिहरन, रोंगटे, वेदनाएं, दर्द, गौरव, न जाने कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं जब हम काला पानी का स्मरण करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था काला पानी जेलों के अमानवीय यातनाएं सहने वाले तमाम भारतीय क्रांतिकारियों, तमाम राष्ट्रभक्त कैदियों को आज स्मरण के साथ इनका वंदन करती है, नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।